गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो राव आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हम आप सब जानते हैं कि आने वाली अपर पीसीएस की जो परीक्षा है वो 5 जुलाई 2026 को उत्तराखंड अपर पीसीएस की परीक्षा होनी है और 17 मई 2026 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रस्तावित लोअर पीसीएस की परीक्षा होनी है। कल उत्तराखंड पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया है। जिन लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है उनके लिए एक फंडिंग अवसर है और निश्चित रूप से पदों की संख्या भी ज्यादा होने वाली है और आप लोग अभी से तैयारी करें। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कल की प्रारंभिक परीक्षा में, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी अधिक यदि आप मेहनत करेंगे तो आप उन लोगों से भी आगे बढ़ सकते हैं। आने वाली परीक्षा के अंदर बहुत कम समय है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने अभी भी बताया कि उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज राव आईएएस देहरादून के द्वारा प्रस्तावित की जा रही है। तुरंत ही आपको इससे संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से यह टेस्ट सीरीज लाभदायी सिद्ध होगी। हम जो हमारा इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। साधन निवल कारक आय निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे, इसको राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला कहा जाता है। उससे पहले हमने जीडीपी की परिभाषा देखी थी। जीडीपी का जो नया आधार वर्ष है 2022-23 है। इससे पहले जीडीपी का आधार वर्ष क्या था? 2011-12 था। और जीडीपी के 2011-12 से पहले जीडीपी का जो आधार वर्ष था 2004-05 था। लेकिन यदि हमको नेशनल इनकम को समझना है मेंस की दृष्टि से या फिर प्री की दृष्टि से, इसके लिए एक थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, हम जानते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है? राष्ट्रीय आय का सूत्र है। राष्ट्रीय आय का सूत्र है, ठीक है। इसे क्या कहता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है, जीडीपी के द्वारा ही एनएनपी को ज्ञात किया जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ज्ञात किया जाता है। जीडीपी की जो परिभाषा है, किसी निश्चित समयावधि के अंदर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को या मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो अब हम आगे इस कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं। देखिए, दो शब्द आते हैं, एक जीडीपी होता है और एक होता है जीएनपी। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आप समझते हैं। अब जीडीपी और जीएनपी, तो जीडीपी क्या है? भारतवर्ष है जैसे हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है, कहां उत्पादन किया गया है, ये जीडीपी है। कहां उत्पादन किया गया है, कहां उत्पादन हुआ है, या फिर कहां उत्पादन हुआ है वस्तु एवं सेवाओं को, क्या है? जीडीपी है। जैसे भारत के अंदर मैंने आपको बताया था, यदि अमेरिका की कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी यदि भारत की सीमा के अंतर्गत काम करती है, भारत के टेरिटरी के अंतर्गत काम करती है, या फिर कोई कंपनी किसी भी प्रकार का उत्पाद का निर्माण करती है, वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। या फिर जो टेस्ला की कंपनी है यदि भारत के अंदर काम करती है, वो भी भारत की जीडीपी पे शामिल होगा, ठीक है। लेकिन यदि हमारे रिलायंस जो हमारी कंपनी है यदि वो अमेरिका में काम करती है, वो भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। अर्थात उत्पादन कहां हुआ है, ये जीडीपी का पार्ट है। अब आता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या बोलता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कॉन्सेप्ट है कि उत्पादन किसने किया है, उत्पादन किसने किया है, कहां किया है, इससे मतलब नहीं है। जैसे यदि भारत के किसी व्यक्ति ने भारत के किसी नागरिक की कोई कंपनी अमेरिका में पंजीकृत है और उसने वहां धन कमाया है, वस्तु एवं सेवाओं का सृजन किया है, वो भी भारत के जो ये हमारा जीएनपी है इसमें शामिल होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। कुछ टर्म्स हैं, इसको समझना है हमको। एक है सकल
एक है निवल, इसको बोलते हैं ग्रॉस, इसको बोलते हैं नेट, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है घरेलू। घरेलू को डोमेस्टिक कहा जाता है और राष्ट्रीय को नेशनल कहा जाता है। एक होता है साधन लागत, एक होता है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सकल और निवल की कॉन्सेप्ट को समझना है। तो व्हाट इज ग्रॉस और व्हाट इज नेट, क्योंकि हमको क्या प्राप्त करना है, हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त करना है, नेशनल इनकम प्राप्त करनी है। ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, कभी कभी प्रीलिम्स के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो ग्रॉस क्या है, जब हम सकल में से मूल्य ह्रास को घटाएंगे, मूल्य ह्रास को डेप्रिसिएशन इंग्लिश में कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। तो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए यदि 10 रुपए का खर्चा आता है, कितने रुपए का खर्चा आता है, 10 रुपए का खर्चा आता है, ये क्या हो गया, सकल हो गया, ठीक हो गया। लेकिन यदि हमको नेट निकालना है, निवल निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्योंकि ये मार्कर है, ये ऐसे नहीं बन गया होगा, इसके लिए एक मशीन की आवश्यकता हुई होगी, और निश्चित रूप से मशीन 20-30 रुपए की तो आएगी नहीं, 1-8 लाख रुपए की आएगी जो मार्कर बनाने की मशीन है। अब यदि हम मार्कर बनाएंगे तो 10 लाख रुपए की हमने मशीन लाई और 8 रुपए की माना हमको इस पे लागत आई, तो 10 लाख 8 रुपए का तो ये होगा नहीं, क्योंकि उस मशीन के द्वारा बहुत सारे मार्करों का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या होगा कि इस मशीन की एक कॉस्ट निकलेगी। किस प्रकार से निकलेगी, क्या पता साल भर में उसका लेबर चार्ज हो, उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती हो, या फिर जो उसका नुकसान होता हो उसका एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं, और जो टूट फूट होती है अर्थव्यवस्था के अंदर तो उसको सकल माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू निवल प्राप्त हो गया। मतलब जो अर्थव्यवस्था के अंदर टूट फूट हो रही है वो निवल के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो निवल का कॉन्सेप्ट समझ गए आप, जो हमने मशीन खरीदी है, जो हमारे पेंच पुर्जे हैं, इनके माध्यम से, है ना। एक चीज और समझनी है, जीडीपी की परिभाषा में हमने समझा था अंतिम मौद्रिक बाजार मूल्य। बाजार मूल्य दो प्रकार के उत्पाद, जीडीपी के जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम दो प्रकार से समझते हैं। एक तो होता है मध्यवर्ती खर्च, और एक होता है अंतिम उत्पाद, फाइनल आउटपुट या अंतिम गुड्स, फाइनल गुड्स। तो मध्यवर्ती खर्च क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने कोई कार बनाई, तो कार क्या हो गया, अंतिम उत्पाद हो गया। लेकिन कार को बनाने में क्या क्या लगा होगा, लोहा लगा होगा, प्लास्टिक लगा होगा, ये क्या हो गया, मध्यवर्ती उत्पाद हो गया। अंतिम उत्पाद क्या है, जब हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे यदि हम आटा खरीद रहे हैं और आटे के द्वारा हम छोले भटूरे चलो आटे के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, माना बात, मैदा के द्वारा हम बर्गर बना रहे हैं। यदि हम आटा मैदा ले रहे हैं या फिर मसाले ले रहे हैं, यदि हम क्या बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, तो आटा और मसाले यहाँ पे क्या है, मध्यवर्ती खर्च है। लेकिन खाएगा क्या व्यक्ति, खाएगा आदमी बर्गर, तो अंतिम उत्पाद क्या हो गया, बर्गर, जिसे हम कंजम्पशन करते हैं वो क्या होता है, अंतिम उत्पाद होता है। अब हम इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। दो चीजें हैं, एक होता है राष्ट्रीय जिसे नेशनल कहा जाता है, एक होता है घरेलू। इसमें क्या डिफरेंस है, यदि उत्पादन भारत की सीमा के अंतर्गत किया जा रहा है, भारत की टेरिटरी के अंतर्गत किया जा रहा है, तो वो क्या है, घरेलू है, घरेलू है, ठीक है, भारत में हो रहा है, माना बात, ये किसी भी देश के अंतर्गत हो रहा है, किसी भी देश के अंतर्गत हो रहा है। जैसे किसी ने भी किया है, चाहे बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, या फोर्ड ने किया है, या फिर गूगल की कंपनी जिसने भी गूगल बनाया है, या फिर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने जो भी बनाया है, यदि भारत के अंतर्गत यदि उसका उत्पाद बन रहा है तो वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा, अर्थात ये भारत के घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं, राष्ट्रीय की बात, तो यदि भारत मतलब घरेलू से राष्ट्रीय बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा घरेलू है इसमें हम जोड़ते हैं NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड।
विदेश से प्राप्त नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यदि भारत का कोई नागरिक है या भारत का कोई एनआरआई है, वो अमेरिका में काम कर रहा है और वो अपने परिवार को पैसे भेजता है, तो वो किस में शामिल होगा? वो राष्ट्रीय में शामिल होगा। लेकिन यदि अमेरिका की कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है माना बात, वो भारत में कोई उत्पाद कर रही है, उसके द्वारा उसको कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन वो लाभ किसको भेज रही है? अपने देश वालों को भेज रही है, तो वो भारत के राष्ट्रीय के अंतर्गत नहीं बल्कि घरेलू के अंतर्गत तो शामिल होगा, लेकिन राष्ट्रीय के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। अब एक और चीज है जिसको समझना आवश्यक है, एक होता है साधारण लागत, एक होता है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। जैसे हमने मार्कर का निर्माण किया, माना मार्कर को बनाने में 8 रुपए का खर्चा आया। थ्रू एग्जाम्पल, माना 6 रुपए का प्लास्टिक आया, 1 रुपए का किराया वगैरह लगा, 50 पैसे का क्या लगा? मजदूरी लगी, जो हमारी लेबर कॉस्ट है। टोटल मिला के 8 रुपए का खर्चा आ गया इस मार्कर को बनाने में। लेकिन जिस निर्माता कंपनी इस मार्कर का निर्माण कराया, वो 8 रुपए में तो बेचेगा नहीं, कुछ लाभ भी कमाएगा। ठीक है, माना बात उसने 9 रुपए मार्कर का भुगतान कर दिया, 9 रुपए इसका शुल्क तय कर लिया। लेकिन जो भारत की सरकार है, जो हमारी राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसमें टैक्सेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब तक इसमें टैक्स नहीं जुड़ेगा तब तक हमारी सरकार लाभ कैसे कमाएगी या फिर हमारी अर्थव्यवस्था में लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं ना, अप्रत्यक्ष कर। तो बाजार मूल्य के इक्वल टू क्या हो जाएगा? साधारण लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। इसको कैसे समझेंगे? सब्सिडी क्या होती है कि यदि भारत सरकार को लगता है कि जो मार्कर बनाने का निर्माण हो रहा है वो बहुत अच्छा निर्माण है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा योगदान हो सकता है, या फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा लाभदायी सिद्ध हो सकती है, और भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मार्कर के दाम कम होने चाहिए, तो सरकार क्या कर सकती है? सब्सिडी भी दे सकती है उस कंपनी को। वो जो निर्माता है, मार्कर निर्माता, उनको सब्सिडी दी जा सकती है। तो माना बात, मार्कर को बनाने में साधारण लागत 8 रुपए आई और इस पे अप्रत्यक्ष कर लगा दिया गया 3 रुपए, मतलब मार्कर की कीमत कितनी हो गई? 11 रुपए हो गई। फिर क्या हुआ? सरकार को लगा यार कि 2 रुपए की सब्सिडी दे देनी चाहिए कि मार्कर के द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा का योगदान बढ़ सकता है। तो माना बात, इसमें 2 रुपए को घटा देंगे क्योंकि ये सब्सिडी है। 8 रुपए 11 में से 2 गया 9 रुपए, तो इस मार्कर का दाम क्या हो गया? 9 रुपए। तो हमको साधारण लागत और बाजार मूल्य भी समझ में आ गया। 2 चीजें समझनी है, एक तो किसी भी देश की घरेलू सीमा होती है, जो सीमा, और आर्थिक सीमा, इसमें थोड़ा अंतर होता है ना। इसको समझने से पहले हम थोड़ा जो हमारा नेशनल इनकम है इसका फॉर्मूला समझ जाते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे। तो इसकी जो गणना प्रणाली है, जो राष्ट्रीय आय की जो गणना प्रणाली है, इसके जो गणना की सबसे पहले विकास किया गया था। तो एक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के जो फादर है, हु इज द फादर ऑफ नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय के जनक। तो इनका नाम माना जाता है साइमन कुजिनेटस को। किसको माना जाता है? पेपर में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, साइमन कुजिनेटस को। और जिसने इस गणना प्रणाली को विकसित किया, एक आता है यूनाइटेड नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, एक संस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व की आर्थिक गतिविधियों के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समीक्षा की जाती है। यूएनएसएनओ के द्वारा यह विकास किया गया। भारत के अंदर एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। और जो एनएसओ है हमारा, मॉस्पाई के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय आय है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत। अब हम इसको एक माइक्रो लेवल पर समझते हैं कि इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। हमारे पास जीडीपी है, हमारे पास क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, और हमको इसको क्या बनाना है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बनाना है। जी है, अभी मैंने बताया था ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, है ना। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ये फिर मूल्यह्रास, यदि हम घटाते हैं
तो हमें नेट प्राप्त हो जाता है, हमें निवल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, डी, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, घरेलू। और घरेलू को यदि हमने राष्ट्रीय बनाना है ना, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, घरेलू प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये डी क्या हो जाएगा, एन बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा, है ना, पी रहेगा, तो NNP माना GDP फैक्टर कॉस्ट हमको है प्राप्त, तो हमको यहाँ पे NNP फैक्टर कॉस्ट हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। यही हमारे राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो एक हल्का सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, किसी देश की घरेलू सीमा और किसी देश की आर्थिक सीमा। जो आर्थिक सीमा होती है वो बहुत बड़ी होती है। घरेलू सीमा किसी देश की जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, जो हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है ना, ज्योग्राफिकल टेरिटरी है ना, यदि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि हो रही है जिसको हमको GDP में शामिल किया जाता है। लेकिन जब हम आर्थिक सीमा की बात करते हैं, ये काफी घरेलू सीमा से ज्यादा विस्तृत होती है। जैसे हमारे देश की जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा है जहां पे हमारे पोर्ट, जहाज रजिस्टर्ड है ना, हमारे देश के शिप या फिर हवाई अड्डे, या फिर हमारे देश के विदेश में क्या है, हमारे देश के विदेश में क्या है, हमारे देश के विदेश में एम्बेसीज होती है ना, या फिर विदेश में हमारी पंजीकृत कंपनियां हैं। और यदि हमारे देश की जो कुछ लोगों के द्वारा यदि विदेश में भी कोई भूमि खरीदी गई है ना, या फिर हमारी कुछ ना कुछ रजिस्टर्ड चीजें विदेश के अंतर्गत हैं, वो भी हमारे देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल होती हैं। और हमारा जो मत्स्य पकड़ने का जो क्षेत्र है, मतलब मत्स्य पालन का क्षेत्र है या फिर शिपिंग एरिया है, अर्थात जो हमारी आर्थिक सीमा है वो हमारी घरेलू सीमा से ज्यादा होती है ना। और लेकिन यदि विदेश की कोई कंपनी है, यदि भारत या फिर विदेश का कोई देश है माना भारत, उसकी कोई भारत के अंदर एम्बेसी है, तो उसको हमारे देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने NNP फैक्टर कॉस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय आय को समझ लिया है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी वो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। बाकी आप लोगों को इसके बाद आने वाली कक्षाओं में इसका कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, और इसके साथ ही जो GDP के मापन की विधियां हैं वो तो हमने आपको बता दी हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां हैं NNP फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, 3 विधियों का पालन किया जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। आने वाली कक्षाओं में आपको इससे भी आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।